हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 जिसका क्या नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आज अपने इसका पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आज का अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यानी सॉलिड स्फीयर के कारण आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना। और कैसा स्फीयर है यहाँ पे, अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है आपके पास। ठीक है, तो इसके कारण आज अपने पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है अपना, उसमें अपने जैसे प्रीवियस टॉपिक किए थे, प्रीवियस टॉपिक कौन कौन से, जैसे अपने होलो स्फीयर किया था या फिर कंडक्टिंग स्फीयर किया था, तो बिल्कुल उसी टाइप से 4 पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए भी क्या करनी होगी, 4 पॉइंट के लिए पोटेंशियल। तो देखो सबसे पहले जो पोटेंशियल आता है वो पोटेंशियल आता है पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। यानी आप जब क्या करते हो, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दे देते हो, या आपने यहां पे इसको क्या कर दिया, स्फीयर को +Q चार्ज प्रोवाइड करवा दिया। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आपने चैप्टर 2 में पढ़ रखा होगा कि जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसको जब अपने चार्ज प्रोवाइड करवाते हैं तो वो चार्ज उसकी सरफेस पे तो आता ही आता है, साथ में उसके सारे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो तभी मैंने ऐसे शो किया है, इधर भी मैंने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर शो कर रखा है। तो अब देखो पहला जो पॉइंट है वो है इसमें, जब पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर हो, आउटसाइड द स्फीयर क्या होगी, इसका पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो आपको पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको पता है कि क्या पता होना चाहिए, इंटेंसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए डिफरेंट पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इंटेंसिटी कैसे, वो आप चैप्टर 2 से देखोगे, वहां पे मैंने 4 फॉर्मूले निकलवाए थे आपको। वो चारों फॉर्मूले अगर आपके याद हैं तो ही आप ये वाला डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल वैसे तो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है, और माइनस का इनफाइनाइट से लेके और आर तक लिमिट होती है इसकी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था पोटेंशियल का। तो अब अगर मैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू कहूं, तो वो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, KQ में R², और साथ में क्या आ जाएगा, R⁻, यही होती है। आपको अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस चैप्टर में जाके देख सकते हो इसे। ठीक है, तो ये होती है इंटेंसिटी। तो अब जब आप इसको यहां पे पुट करोगे तो ये वाली चीज तो वही बन गई, KQ/R² R⁻ डॉट dr वेक्टर बन गया ना। और इसका आपने क्या किया हुआ है, इंटीग्रेशन 2 बार कर लिया आपने। 2 बार कहां पे, एक बार तो पॉइंट चार्ज के लिए, और एक बार आपने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में भी जो फर्स्ट पॉइंट आया था कि आउटसाइड वाला, सॉरी कंडक्टिंग जो होलो स्फीयर था उसमें आया था जो पॉइंट फर्स्ट आपका ये वाला, तो उसमें भी आपने ये इंटीग्रेशन किया था। तो बिल्कुल वैसा इंटीग्रेशन है, तो वैसा वो सारा आपने क्या करना है, डेरिवेशन। आपको मैं यहां पे दिखा भी देता हूं सामने बोर्ड पर, आपके पास डायग्राम आ गया होगा, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जो पोटेंशियल की वैल्यू आपने फाइंड की है इसमें सारा पुराना डेरिवेशन ही किया है, कुछ भी चीज नई नहीं है। ठीक है ना, तो आप देख लिया होगा आपने, मुझे लगता है वीडियो पे यूज करके देख सकते हो आप इस पेज को। तो मैं यहां पे अब पोटेंशियल की वैल्यू डायरेक्ट लिखूंगा, क्या आएगी पोटेंशियल की वैल्यू, KQ में R आ जाएगी आपके पास, ये पोटेंशियल आ जाएगा KQ में R। तो ये पोटेंशियल आ गया, बिल्कुल वही वैल्यू सेम आ रही है। अब अगर मैं बात करूं क्या, पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस के लिए बात करता हूं, तो सरफेस के लिए आपको पता है ये वाला स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल आ जाता है। तो आप पोटेंशियल जो लिखते हो यहां पे वो क्या लिख देते हो, KQ में कैपिटल R लिख देते हो। तो पहले 2 पॉइंट आपके बिल्कुल जो होलो स्फीयर में आपने किया था उसके सेम ही है। अब मेन जो इसमें तीसरा पॉइंट आता है वो सबसे मेन पॉइंट है, वो अपने करते हैं कौन सा पॉइंट, कि जब आपका जो पॉइंट है यानी जिसपे आपने क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, वो आपके जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रखा है उसके इनसाइड प्रेजेंट हो। ठीक है, इनसाइड पॉइंट के लिए आपको क्या करनी है, इंटेंसिटी फाइंड, सॉरी इंटेंसिटी क्या, पोटेंशियल फाइंड करना है। इंटेंसिटी मुंह से निकल जाता है, पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, जब आपका पॉइंट कहां हो,
इनसाइड द स्फीयर, यानी इस कंडीशन में जो कैपिटल आर है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। तो अब इसके लिए मैंने डायग्राम बना रखा है ये मेन, और इसी कारण आज का जो मैं ये वाला आपको टॉपिक बोर्ड पर करवा रहा हूं, क्योंकि ये वाला जो डेरिवेशन है सबसे हार्ड डेरिवेशन है इस चैप्टर का। वैसे तो हार्ड नहीं है, फॉर्मूले वही लगने हैं सारे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन वाला ज्यादा पार्ट है इसमें, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ज्यादा करके मैं आपको क्या करवा रहा हूं बोर्ड पे। तो अब पहले आप क्या करो, इस डायग्राम को समझो भी, इस डायग्राम में आपको क्या गिवन है। तो देखो आपको डायग्राम गिवन है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपके पास, और उसको आपने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया। तो प्लस क्यू चार्ज जब आप इसको प्रोवाइड करवाते हो और उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो ये वाला जो चार्ज है इसकी सरफेस पे तो आएगा ही आएगा, और साथ में कहां पे चला जाएगा, इसके इनसाइड भी चला जाएगा। मतलब सारे वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, ये इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये एक पी पॉइंट है यहां पे, और इस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, इंटेंसिटी पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये वाला इस स्फीयर का क्या है, सेंटर ओ है, ठीक है। तो अब अपने को यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक चीज जो सबसे मेन है इसमें, आपको पता है कि पोटेंशियल जब भी फाइंड करना होता है तो आपको क्या पता होनी चाहिए, इंटेंसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। तो अब इंटेंसिटी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होती है, इनसाइड पॉइंट पे, तो उसको मैं लिखता हूं ई इनसाइड, इनसाइड वाले पॉइंट पे। तो ये एक फॉर्मूला लिख दिया मैंने, के क्यू अपॉन आर क्यूब, और इसको वेक्टर फॉर्म में जब अपने लिखते हैं तो ये ऐसे आ जाता है यहां पे, यानी इनसाइड अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो क्या आएगी, यही आएगी ई इनसाइड। जिसको नहीं पता वो बच्चों वहां पे जो प्रीवियस चैप्टर उसमें जाके देख सकता है। अब बात आती है यहां पे, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल होता है कि किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लेके और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो होता है। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि आप चार्ज को क्या कर रहे हो, इनफाइनाइट से ला रहे हो, एक टेस्ट चार्ज Q0 है आपके पास, ठीक है। इसको जब आप पकड़ के इस पॉइंट तक ला रहे हो तो यहां पे एक नई चीज हो रही है, वो देखो क्या, कि जब आपका चार्ज यहां से लेके यहां तक आएगा तो ये आउटसाइड इंटेंसिटी आ जाएगी, और इसकी वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। यानी ई आउटसाइड वाली इंटेंसिटी तो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और आर क्यूब, लेकिन जैसे ही आप इस सरफेस से लेके और इस पी पॉइंट तक आओगे तो इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि जब आपका चार्ज इस इनफाइनाइट से लेके और इस सरफेस तक ट्रेवल करेगा तो उसके लिए इंटेंसिटी आउटसाइड वाली काम आएगी, लेकिन जब आप चार्ज को सरफेस से लेके और इस पी पॉइंट तक लाओगे तब आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू ई इनसाइड वाली आ जाएगी। मतलब यहां एक इंटेंसिटी ना होके दो इंटेंसिटीज आ रही हैं, क्योंकि चार्ज आपको इनफाइनाइट से लेकर पी पॉइंट तक लाना है। तो इनफाइनाइट से सरफेस तक इंटेंसिटी अलग है, और जो आपके पास सरफेस से लेके इस पॉइंट तक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, अलग है, डिफरेंट है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इंटेंसिटीज के कारण पोटेंशियल लिख के और उसका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं अगर यहां पे पोटेंशियल लिखूं तो आप इस सरफेस वाले पॉइंट को नाम दे दो यहां पे, कि इसको मान लो क्यू पॉइंट आपके पास, ठीक है। तो आप लिख सकते हो V जो पोटेंशियल है, तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट, या आप क्या लिखो, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू, और कौन से पॉइंट तक, Q तक, और यहां पे प्लस में वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन फ्रॉम Q टू P, क्या आ जाएगा, Q टू P, यानी इनफाइनाइट से लेके और Q तक लाने में वर्क डन वो पोटेंशियल, और जो Q से लेके और इस P पॉइंट तक लाने तक वो वर्क डन, टोटल आपको पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो V इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको V आउटसाइड कह देता हूँ और इसको V इनसाइड बोल देता हूँ, क्योंकि ये आउटसाइड वाला पोटेंशियल आ गया Q तक और ये इनसाइड वाला Q से P तक। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोटेंशियल की, तो अब इंटेंसिटी की फॉर्म में मैं लिखता हूँ इसको E आउटसाइड डॉट डी आर वैक्टर, और प्लस में E इनसाइड डॉट डी आर वैक्टर,
ठीक है, ये आ जाएगा, सॉरी प्लस नहीं, यहां पे भी माइनस ही आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि फॉर्मूले में माइनस ही होता है, हालांकि यहां प्लस आएगा लेकिन ये वाला माइनस उस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये आ गया। अब बात रहेगी बच्चों अपने पास कि लिमिट क्या लगाएं इसकी। भाई इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट तो लगानी पड़ेगी, तो लिमिट यहां पे क्या लगेगी? तो जब आप क्या करते थे कि मान लो जब आप आउटसाइड वाले पॉइंट की बात करते थे कि यहां पी पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप इनफाइनाइट से पकड़ के और इस पॉइंट तक लाते थे और इसकी डिस्टेंस आप एज्यूम कर लेते थे कितनी है, इस सेंटर से ओ से लेके और इस पी तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल आर है। तो आप जो यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू लिखते थे ई डॉट डी आर इनफाइनाइट से लेके और स्मॉल आर तक, यही लिखते थे। तो अब आप यहां पे लिमिट कैसे लगाते थे? आप जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करोगे वो इस सेंटर पॉइंट ओ से करोगे, तो ओ से जो आपका चार्ज स्टार्टिंग में कितनी डिस्टेंस पे था, ये क्यू जीरो यहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो इनफाइनाइट, और लाई कितनी डिस्टेंस पर आप बाद में, स्मॉल आर पर, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे आ गया। तो अब वही चीज यहां पे जो अभी डायग्राम में मैंने आपको बताई है वो आप यहां अप्लाई करो। खुद सोचो भाई आउटसाइड के लिए लिमिट क्या आएगी। तो आप चार्ज को, आपको मैंने बताया कि जितनी डिस्टेंसेस मेजर करनी है आपको इस सेंटर पॉइंट से करनी है, ठीक है। तो इस सेंटर ओ पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। और आप लास्ट तक, आउटसाइड वाला पॉइंट लास्ट तक कहां तक ला रहे हो, क्यू तक, तो क्यू की डिस्टेंस कितनी है, तो ये रेडियस है, तो ये भी क्या आ जाएगी, रेडियस, मतलब इनफाइनाइट से कैपिटल आर इसकी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, ठीक है। इसको कैपिटल आर लिख दो, ये वाला। अब नेक्स्ट ई इनसाइड, तो अब इनसाइड वाले पॉइंट के लिए आपका चार्ज यहां से यहां तक लाना है, तो अब ये वाली डिस्टेंस इसके लिए क्या बनेगी, स्टार्टिंग वाली डिस्टेंस बनेगी, तो यहां पे कैपिटल आर, और लास्ट में कितनी डिस्टेंस तक चार्ज को ला रहे हो आप, स्मॉल आर डिस्टेंस तक। तो ये इनकी क्या हो जाएंगी, लिमिट हो जाएंगी। आपको ये लिमिट लगानी आनी चाहिए, नहीं तो ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां पे ये वाली वैल्यूज उठा के पुट कर दो बस। तो पुट करो तो v इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा यहां पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप डॉट डी आर वैक्टर, और माइनस लगाना नहीं भूलना है, बहुत बच्चे माइनस में ही गलती करते हैं। और यहां पे क्या आ जाएगा इनसाइड के लिए, के क्यू अपॉन में आर क्यूब आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और ये कैपिटल आर से स्मॉल आर, और ये इनफाइनाइट से लेके और कैपिटल आर तक इसकी लिमिट। इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा कि यहां पे दो चीजों की वैल्यू में आपको फाइंड करनी है, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। ये आप सीख चुके हो पहले, कैसे करते हैं, आर कैप का मैग्नीट्यूड, डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बिटवीन एंगल कोस जीरो। ये कहां से आया नहीं पता तो आप क्या करो, जो अपना सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो इस वीडियो का यानी इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, वहां पे देखो तो आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों के बिटवीन एंगल जीरो कैसे आया। तो आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, डी आर का डी आर, और कोस 0 1, तो ये आ जाएगा डी आर के इक्वल। और अगर मैं बात करता हूं आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की, ये नई चीज आ गई, तो आर वेक्टर डी आर वेक्टर और कोस 0। तो देखो आर और डी आर है तो एंगल तो दोनों के बिटवीन 0 ही होगा, लेकिन यहां आर कैप था और यहां आर वेक्टर था, और यहां डी आर था, तो डी आर तो इधर आएगा ही आएगा। अब आर कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो अपने 1 लेते होते हैं, और अब R आ गया तो R का मैग्नीट्यूड R वेक्टर का अपने क्या लेंगे, ओनली R लेंगे, तो ये R dr आ जाएगा आपके पास। समझ आया इतनी चीज। तो अब अपने क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू उठा के यहां पे इन दो जगहों पे पुट कर देते हैं अपने। तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और साथ में क्या आ जाएगा dr, और लिमिट आ जाएगी इनफाइनाइट से कैपिटल R, और माइनस में क्या आ गया बच्चों, के क्यू अपॉन आर क्यूब, और यहां पे आर डी आर, और लिमिट जो आएगी कैपिटल आर से लेके और स्मॉल आर तक आ जाएगी, ये आ जाएगी यहां तक लिमिट। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, नेक्स्ट तो सिंपल सी चीज है, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, अब मैं ये डायग्राम यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, इसको एक बार देख लो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो या बनाना चाहो तो बना सकते हो आप। तो
तो इसको रफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी है तो जगह चाहिए अपने को खाली। तो अब नेक्स्ट देखो कैसे करोगे। तो ये चीज तो यहां पे चौथी बार आ चुकी है आपके पास, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना आपको, तो वो आपको पता ही है क्या करते होते हो, के क्यू अपॉन आर आंसर निकाल देते हो लास्ट में। तो चलो मैं तो करके बता ही देता हूं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इस कारण। तो v इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर वाले को मैं r की पावर -2 dr लिखता हूँ। थोड़ा सा शॉर्टकट चलता हूँ, इस r स्क्वायर को ऊपर ले जाता हूँ। अगर नहीं पता तो आप डेरिवेशन प्रीवियस देख सकते हो, r की पावर -2 बनेगा ये ऊपर जाकर। और इधर क्या करता हूं मैं, के क्यू अपॉन आर क्यूब को कॉमन ले लेता हूं, और अंदर रह जाएगा r dr, कैपिटल R से स्मॉल r, इनफाइनाइट से r, ये आ जाएगा। ये क्योंकि देखो के क्यू तो कांस्टेंट है ही, और r क्या है आपके पास, स्फीयर की रेडियस है, तो के क्यू अपॉन आर क्यूब पूरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट बाहर आता है इंटीग्रेशन के। अब आप इंटीग्रेशन करो इसका, तो माइनस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर -2 + 1 -2 + 1, और इनफाइनाइट से लेके और कैपिटल R तक, और माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब। अब बहुत बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो जिसको इंटीग्रेशन आता है वो तो कर सकता है आराम से, और दूसरा नहीं कर सकता। तो ये r की पावर 1 है, ओनली r होता है। तो r की पावर 1 का इंटीग्रेशन अगर मैं कहूँ तो r की पावर 1 + 1 और नीचे 1 + 1, यानी r स्क्वायर बटा में 2 बन जाएगा, अपॉन में 2। तो यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, r स्क्वायर अपॉन 2, कैपिटल R से लेके और स्मॉल r तक, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ये यहाँ पे बनेगा r की पावर -1 और अपॉन में -1, इनफाइनाइट से लेके r तक, और ये के क्यू अपॉन आर क्यूब। और बच्चों यहाँ पे लिमिट रख दूं क्या मैं, जब अपने पास सॉल्यूशन इंटीग्रेशन का आ ही गया तो लिमिट पुट कर देते हैं। तो पहले तो आपको इस स्मॉल r की जगह ये स्मॉल r ही पुट करना है, तो स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2, और फिर इस स्मॉल r की जगह माइनस में ये कैपिटल R पुट करना है, तो कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब इधर भी अपने क्या करते हैं, ये वाला माइनस बाहर लिख लो, तो ये प्लस का के क्यू बन जाएगा, ये बन जाएगा। और इस r की पावर -1 को मैं 1 अपॉन r लिख देता हूं, तो इनफाइनाइट से लेके r तक, और इसको क्या करो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट के साथ। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन 2r क्यूब r स्क्वेयर माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब और इनटू में r स्क्वेयर, ये बनेगा, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे ये r स्क्वेयर है पूरा, इस r क्यूब के साथ कैंसिल हो रहा है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करते हैं, के क्यू यहाँ लिमिट पुट करो 1/r माइनस 1 इनफाइनाइट, और ये बन रहा है के क्यू अपॉन 2r क्यूब r स्क्वेयर और के क्यू अपॉन 2r, ये बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r, और माइनस में के क्यू अपॉन 2r क्यूब, और साथ में r स्क्वेयर, और माइनस में के क्यू अपॉन 2r। यहाँ एक एक स्टेप में आपको डिटेल में करा रहा हूं ताकि आपके समझ आ जाए, नहीं तो शॉर्टकट भी थोड़ा कर सकता हूं मैं। तो अब एक चीज यहाँ पे आप ये देखो कि ये वाली अगर 2 टर्म की बात करूं मैं, एक गलती करके अपने कहां पे करके बता सकते हो क्या, ठीक है। मुझे तो पता लगी गलती अपनी, आप बता सकते हो क्या गलती करके। देखो बच्चों, गलती यहाँ पे करके जो बच्चे कॉमनली गलती करते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको मैं वो बता देता हूं कि ज्यादातर आपकी गलती यहीं पे होगी जहां पे मैंने की है। इस माइनस को जब आप इस माइनस r स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा प्लस, और सबसे ज्यादा बच्चों का, मैंने पिछली बार भी यही एक्सपीरियंस किया है, सबसे ज्यादा बच्चों का ये डेरिवेशन यहीं पे गलत होता है, ठीक है, कि यहाँ माइनस माइनस चल रहा होता है और वो माइनस की दौड़ में माइनस ही लगा जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो के क्यू अपॉन आर और के क्यू अपॉन आर दोनों के पास है, तो यहाँ पे के क्यू अपॉन आर कॉमन आ रहा है पहले और लास्ट में से। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये पूरा ही बाहर आ गया,
तो मतलब यहाँ बचा इसकी जगह 1, और यहाँ के क्यू अपॉन आर बाहर जाएगा तो 1/2 बचेगा, और जो इधर बचा हुआ है वो आप ऐसे ही पड़ा रहने दो, ऐसे ही आ गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो 1 + 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है। तो ये बनेगा 3kq अपॉन आर, और माइनस में kq अपॉन 2r³ और इनटू में r²। तो वैसे तो आपके पास 3/2 आएगा, 3kq अपॉन 2r। तो वैसे तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू ये आ जाएगी, लेकिन बुक से मैच करने के लिए, बुक में जो आंसर दे रखा है उसके लिए देखो अपने क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और कॉमन लेंगे इसमें से। अब कैसे कॉमन लेंगे वो देखो कि मैं इसको क्या करता हूं, पहली जो टर्म है इसको r² से मल्टीप्लाई और r² से डिवाइड कर देता हूं। कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। तो देखो यहां पे kq अपॉन 2r³ बन रहा है ना, और यहां पे भी kq अपॉन 2r³ बन रहा है। कौन सा? अगर आपको दिखाऊं मैं तो इस ये वाला पार्ट kq और अपॉन 2r³ बन गया ना, क्योंकि 2r इंटू r² क्या बन गया, 2r³। तो यहां पे भी अपने पास kq अपॉन 2r³ बन रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से kq अपॉन 2r³ कॉमन लेता हूं, तो v = kq अपॉन 2r³, और बचेगा क्या, 3r² यहां पे तो, और इधर बचेगा ओनली r²। तो ये आपके पास बच्चों आ रहा है पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, यानी पोटेंशियल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण उसके इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, ये आपके सामने है। अब इस डेरिवेशन को आप अच्छे तरीके से देख लो, कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे की कैलकुलेशन तेज है, कैलकुलेशन अच्छे तरीके से कर सकता है, इंटीग्रेशन आता है, उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये वाला टॉपिक। तो आप इसको इजीली कर सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास kq अपॉन 2r³, 3r² कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² आती है। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। तो अब नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट आता होता है अपने पास पोटेंशियल वाला, वो क्या आता है पता है क्या, कौन सा होता है फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट बच्चों जो अपने लिखते हैं वो लिखते हैं कि पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो सेंटर के लिए देखो स्मॉल r = 0 हो जाएगा जब आप क्या करोगे, ऐसे जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लोगे उसमें पहले तो पॉइंट ये P यहाँ पे था, अब P सेंटर पे आ गया, तो ये r डिस्टेंस थी, तो ये पॉइंट को उठा के आप यहीं पे ले आए तो डिस्टेंस क्या होगी, खत्म ही होगी। तो स्मॉल r = 0। तो अब सबसे ज्यादा बच्चे मेरे से यहाँ क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर पोटेंशियल अपने वैसे तो लिखते हैं kq अपॉन r, और अब अगर kq अपॉन स्मॉल r, तो अब स्मॉल r 0 तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, यही होगा। तो बच्चों ये ऐसे नहीं होता, अपने कारण क्या है इसका ऐसे ना होने का, क्योंकि आप ये बताओ कि जो सेंटर पॉइंट होता है वो स्फीयर के आउटसाइड होता है या इनसाइड होता है? इनसाइड होता है, अपने को पता ही है इनसाइड होता है। तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ना कि kq अपॉन r वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। समझ आया? तो तभी अपने क्या करेंगे कि इस वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें अपने क्या कर देंगे, इस r की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो v = क्या आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पे r की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, kq अपॉन 2r³ और इनटू में 3r²। तो अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, इस r² से ये r³ कैंसिल हो रहा है, तो v की वैल्यू आपके पास 3kq और अपॉन में क्या आ जाएगा 2r, ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू सेंटर पे आ जाएगी। तो अब पोटेंशियल आपके पास जो सेंटर पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3kq अपॉन 2r। ठीक है, तो v = 3kq अपॉन 2r, या इसको मैं लिख सकता हूं कि ये आपको पता है कि पोटेंशियल की जो kq अपॉन कैपिटल R वाली वैल्यू है, ये कहां पे होती है, ये होती है सरफेस पे। कहां पे होती है, जो आपका स्फीयर है उसके सरफेस पे क्या होती है, पोटेंशियल की ये वाली वैल्यू होती है। तो मैं इसको vs लिख सकता हूं सरफेस, तो ये हो जाएगा 3/2 vs, या v = 1.5 vs।
और आप वी एस यहाँ पे लिख सकते हो कि जो पोटेंशियल ऑन सरफेस होता है। तो अब यहां से देखो एक ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है, कई बार पेपर में आपसे डायरेक्ट ऐसे ना पूछ के कि पोटेंशियल आप इस पॉइंट पे निकालो, इनसाइड निकालो, आउटसाइड निकालो। एक ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है कि आपको क्या कह देगा कि प्रूव दैट द पोटेंशियल इनसाइड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू द 1.5 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। यानी कि जो सेंटर का पोटेंशियल है वो क्या होता है, सरफेस वाले पोटेंशियल का 1.5 टाइम्स होता है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, सरफेस पे पोटेंशियल निकाल के दिखाना होगा, फिर आपको इनसाइड पॉइंट जो सेंटर वाले पॉइंट पे क्या करना होगा, पोटेंशियल निकालना होगा, और फिर इन दोनों को क्या करना है, ये वाला रिलेशन यहां से आप लिखना पड़ेगा। भी पोटेंशियल जो सेंटर पे तो ये होता है, सरफेस पे ये होता है, और उन दोनों में ये वाला रिलेशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो सेंटर पे पोटेंशियल है वो सरफेस का 1.5 टाइम्स होता है। तो ये आपके पास पोटेंशियल था। चारों पॉइंट्स के लिए अपने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए वैल्यूज निकाली। तो अब मैं क्या करना है, अब आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो करना है ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ ही रह गया, और तो क्या करना है, ग्राफ बनाना है भी आपको। तो मैंने यहां पे चारों चीज लिख दी कि सेंटर, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड पोटेंशियल की वैल्यू अब आपको लिखनी है। तो साथ साथ आप बोलते चलो, आपकी याद होती जाएगी। जो इन सेंटर पे होता है वो होता है 3/2 KQ अपॉन R। इनसाइड होता है V इज इक्वल टू KQ अपॉन 2R क्यूब, और यहां पे 3R² माइनस R²। सरफेस पे जो होता है KQ अपॉन R होता है, और जो बाहर होता है आउटसाइड KQ अपॉन स्मॉल r, या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अब देखो आपके पास चारों वैल्यूज आ गई। अब बनाते हैं ग्राफ इसका। तो ग्राफ 2 एक्सिस ले लो, इस पे अपने क्या लेते हैं, जनरली R लेते हैं, और इधर अपने लेते हैं V पोटेंशियल। ठीक है, तो अब अपने पास ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, R इज इक्वल टू 0। तो R इज इक्वल टू 0 होता है सेंटर पे, तो ये सेंटर वाला पॉइंट आ गया। अब इससे कुछ डिस्टेंस पे इधर देखो ऐसे जा रहे हो तो R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्मॉल r की। तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूं R इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी सेंटर वाला पॉइंट। तो सबसे पहले देखो आप कि जो सेंटर, सॉरी सेंटर नहीं, ये सरफेस लिखना था, मेरे मुंह से बार बार सेंटर ही निकल रहा है। तो सरफेस वाला पॉइंट आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब आपको पता है सेंटर पे जो वैल्यू होती है 3/2 KQ अपॉन R होती है। तो यहां पे इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां पे जो पोटेंशियल आपके पास है वो है 3/2 KQ अपॉन R, ये है। ठीक है, और सेंटर वाला पॉइंट है। अब आपको पता है कि जो सरफेस वाला पॉइंट है वो इस सेंटर वाले से नीचे होता है, क्योंकि आपका सेंटर वाला जो पॉइंट है उस पे पोटेंशियल 1.5 टाइम्स। मतलब अगर आपका सरफेस पे 100 वोल्ट पोटेंशियल है तो सेंटर पे 150 वोल्ट आएगा, ये फर्क है। तो आप ऐसे मान सकते हो भी अगर ये 150 वाला पॉइंट है तो 100 वाला इससे नीचे ही होगा। तो यहाँ पे मान लेता हूं मैं कौन सा है, KQ अपॉन R वाला पॉइंट है। तो अब आपको इसकी सीध में मिलाना है इसको, और यहाँ से, तो यहाँ इसकी सीध में मिलाने के लिए मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक। तो लगभग ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो अब यहाँ हटा दो और यहाँ लिख दो आप V इज इक्वल टू क्या है, KQ अपॉन कैपिटल R है। सरफेस और सेंटर की बात कर रहा हूँ, एक बार इनसाइड छोड़ रहा हूँ। अब आ जाओ आप आउटसाइड पर। तो आउटसाइड आपको पता है V क्या है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे आप क्या कर दोगे, ऐसे कर दोगे। इनवर्सली वाला ग्राफ तो आपने बहुत बना लिया, याद हो गया होगा। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो KQ अपॉन स्मॉल r है। पोटेंशियल भी साथ साथ लिख रहा हूँ, ये आप लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो ना लिखो, वो आपकी इच्छा है। अब बात आती है, ये तो है आउटसाइड, ये सरफेस हो गया, ये सेंटर हो गया। बात आती है इस इनसाइड वाले की। तो इनसाइड में पोटेंशियल देखो, सेंटर से जब आप सरफेस तक आते हो तो ये वाला इनसाइड वाला है। तो अब इनसाइड में पोटेंशियल आपका इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसका ग्राफ बनाना वैसे तो मुश्किल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये वाला ग्राफ यहां से पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। मान लो ये 150 वाला पॉइंट है तो ये 100 वाला है, तो मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसे डिक्रीज होगा कर्व फॉर्म में,
कैसे होगा, कर्व फॉर्म में डिक्रीज होगा, ये वाला जो पोटेंशियल होगा आपका, तो ये आपका ऐसे कर्व बनाना है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, ठीक है, थोड़ा सा कर्वी आपको शेप रखनी है। तो ये आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा स्फीयर जो नॉन कंडक्टिंग है उसके इन साइड में। तो ये आपके पास क्या आ गया, V और R में ग्राफ आ गया है बच्चों। तो आप ये वाला आपका टॉपिक यहां पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज वाला टॉपिक थोड़ा हार्ड था, लेकिन हार्ड टॉपिक को फिजिक्स में करने का एक ही फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है कि इसको लिख लिख के देखो, आपको हर बार कहता हूं मैं, लिख लिख के देखो बेस्ट टॉपिक, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपके अच्छे तरीके से याद होगा। तो ये टॉपिक तो स्पेशली आपको लिख के देखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं याद होगा, रट्टा नहीं मार सकते आप इसका। और पेपर में ज्यादातर यही टॉपिक पूछा जाता है, क्योंकि दूसरे टॉपिक तो है ही आसान, तो पेपर में आसान क्यों पूछेंगे, वो थोड़ा हार्ड ही पूछते हैं, ठीक है। तो जब भी एक बढ़िया लेवल का पेपर बनाना होता है तो आपको ये क्वेश्चन उसमें आने के चांस रहते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से करें। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें।